हेलो फ्रेंड, जय हिंद। आप सभी का फिर से हमारे इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो आज का हमारा ये बिहार दरोगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का जो सीरीज चलाया जा रहा है हमारे इस यूट्यूब चैनल के प्लेटफॉर्म पर, जिसका नाम है जीके जीएस डिस्कशन। तो आज का हमारा क्लास है 14 नंबर का। कितना है? 14 नंबर का है। इसके पहले अगर आप लोग नहीं देखें तो जाकर देखिए, तभी कल्याण होगा। ठीक है। तो काफी जो है इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है और साथ ही साथ आपको उससे संबंधित आपके डिस्कशन भी कराया जाता है, ताकि एक भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में बिल्कुल ना छूटे। तो आप लोग वीडियो में बने रहिए। ठीक है। आप देख सकते हैं यहाँ से पूरा मटेरियल हम दिखाना चाह रहे हैं। ये इसमें आपको करंट अफेयर्स भी मिलने वाली है। करंट अफेयर्स की भी सीरीज इसमें आपको मिलने वाली है। ठीक है। तो आप लोग वीडियो में बने रहिए। करंट अफेयर्स, ठीक है। तो ये करंट अफेयर्स भी आपको साथ ही साथ मिलेगा, कहीं इधर उधर जाने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है। तो चलते हैं पहला क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है? कह रहा है विद्युत धारा को मापन किया जाता है। मतलब विद्युत धारा जो करंट है उसको माप किया जाता है किसके द्वारा? वोल्ट मीटर, आमीटर, वोल्ट मीटर दो जगह हो गया, पोटेंशियोमीटर। तो बताइए किसके द्वारा विद्युत धारा की माप किया जाता है? तो ये किया जाता है आपको आमीटर के द्वारा। किसके द्वारा? आमीटर के द्वारा। तो आमीटर के द्वारा किया जाता है विद्युत धारा की माप। तो अमीटर को परिपथ में कौन सी क्रम में जोड़ा जाता है? अगर बात करें अमीटर को, अमीटर को अमीटर को परिपथ में कौन सी क्रम में जोड़ा जाता है? श्रेणी क्रम में या समानांतर क्रम में? तो इसको जो है श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। श्रेणी क्रम में अमीटर को परिपथ में श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। किस क्रम में जोड़ा जाता है? तो श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। ठीक है। तो अमीटर एक आदर्श अमीटर होने के लिए उसकी प्रतिरोध शून्य होना चाहिए। अमीटर की अगर बात करें तो एक अच्छे अमीटर होने के लिए, एक अच्छे आदर्श अमीटर होने के लिए, आदर्श अमीटर होने के लिए यहां लिखते हैं आदर्श अमीटर होने के लिए इसका प्रतिरोध क्या होना चाहिए? तो प्रतिरोध की अगर बात करें तो प्रतिरोध शून्य होना चाहिए। प्रतिरोध शून्य होना चाहिए। ठीक है। तो यहां से दो क्वेश्चन आपके लिए बना है। तो सबसे पहले अमीटर को परिपथ में कैसे जोड़िएगा? तो श्रेणी क्रम में। और आदर्श अमीटर का प्रतिरोध कैसी होनी चाहिए? तो शून्य होना चाहिए। ठीक है। अगर बात करें वोल्ट मीटर का, तो वोल्ट मीटर क्या करता है? तो विभवांतर को मापने के लिए वोल्ट मीटर का प्रयोग करते हैं। विभवांतर को मापने के लिए, विभवांतर को मापने हेतु किसका प्रयोग करते हैं? तो वोल्ट मीटर का। अगर पूछे कि वोल्ट मीटर कौन सी क्रम में जुड़ा रहता है, जैसे कि आमीटर क्रम में, श्रेणी क्रम में, और वोल्ट मीटर अगर पूछ दे तो वोल्ट मीटर आपको किस क्रम में रहता है? तो समानांतर क्रम में। वोल्ट मीटर जो है किस क्रम में रहता है? इस वोल्ट मीटर की अगर बात करें तो समानांतर क्रम में, यहीं पर लिख देते हैं समानांतर क्रम में जुड़ा रहता है। और अच्छे विभवांतर होने के लिए इसकी जो प्रतिरोध होना चाहिए, क्या होना चाहिए? तो अनंत होना चाहिए। एक आदर्श वोल्ट मीटर के लिए, एक आदर्श वोल्ट मीटर हेतु प्रतिरोध क्या होना चाहिए? तो प्रतिरोध जो है आपको अनंत होना चाहिए। प्रतिरोध अनंत होना चाहिए। क्या होना चाहिए? तो अनंत होना चाहिए। ठीक है। क्या होना चाहिए? अनंत होना चाहिए। तो ये सब फैक्ट जो है आपको काफी इंपॉर्टेंट है। क्या होना चाहिए? तो अनंत होना चाहिए। अगर बात करें पोटेंशियोमीटर के, तो पोटेंशियोमीटर की अगर बात करें तो इसको विद्युत वाहक बल को मापने के लिए किया जाता है। पोटेंशियोमीटर पोटेंशियोमीटर का प्रयोग किसमें किया जाता है? तो विद्युत वाहक बलों की तुलना करने में पोटेंशियोमीटर का प्रयोग विद्युत वाहक बलों को तुलना करने में
ठीक है, इसका प्रयोग किया जाता है। तो एक बार रिपीट कीजिएगा कि विद्युत धारा को माप किससे किया जाता है? अमीटर से। अमीटर जो है कौन से क्रम में जुड़ा होना चाहिए? तो श्रेणी क्रम में। श्रेणी क्रम में। एक आदर्श अमीटर का लक्षण क्या है? तो उसका प्रतिरोध शून्य होना चाहिए। विभवांतर को मापने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? वोल्ट मीटर का। और एक आदर्श वोल्ट मीटर का प्रयोग है तो उसका प्रतिरोध कैसी होना चाहिए? तो अनंत होना चाहिए। कैसी? अनंत होना चाहिए। और पोटेंशियोमीटर का प्रयोग जो है विद्युत वाहक बल के तुलना करने के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है करा कि आइंस्टीन ने नोबेल पुरस्कार किस कार्य के लिए दिया गया था? करा आइंस्टीन महोदय जो है जो भौतिकविद थे, तो आइंस्टीन महोदय को नोबेल पुरस्कार किस कार्य के लिए? अपेक्षिता का सिद्धांत के लिए, बोस आइंस्टीन सिद्धांत के लिए, सहंति एवं ऊर्जा के लिए, प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए। तो इन चारों में से यह बताना है कि किस प्रभाव के लिए जो आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार मिला था। तो ये मिला था आपको प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए। प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए आइंस्टीन ने द्रव्यमान एवं ऊर्जा के बीच में एक संबंध स्थापित किया था। आइंस्टीन महोदय ने द्रव्यमान एवं ऊर्जा के संबंध में, द्रव्यमान एवं ऊर्जा के बीच एक संबंध स्थापित किया था। आइंस्टीन ने द्रव्यमान एवं ऊर्जा के बीच एक संबंध स्थापित किया था, है ना। तो इसी के लिए जो है ना संबंध स्थापित किया था, जिसे क्या कहते हैं? अपेक्षिता का सिद्धांत कहते हैं। संबंध स्थापित किया था जिसे क्या कहते हैं? अपेक्षिता का सिद्धांत। अपेक्षिता का सिद्धांत कहलाता है। अपेक्षिता का सिद्धांत। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए में दिया था अपेक्षिता का सिद्धांत। तो अपेक्षिता का सिद्धांत भी आइंस्टीन ने दिया था, लेकिन यहाँ पूछा है नोबेल पुरस्कार के बारे में, इसलिए इसका आंसर ये हो गया। तो आइंस्टीन ने द्रव्यमान एवं ऊर्जा के बीच एक संबंध स्थापित किया था, जिसे क्या कहते हैं? अपेक्षिता का सिद्धांत। आइंस्टीन की अगर बात करें तो आइंस्टीन को कब मिला था नोबेल पुरस्कार? प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए। तो नोबेल पुरस्कार कब मिला था? 1921 ईस्वी में। कब हुआ था? 1921 ईस्वी में। और किसके लिए मिला था? तो प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए। ये जो नोबेल पुरस्कार जो दिया जाता है, यह किसके नाम पर दिया जाता है? तो अल्फ्रेड नोबेल के नाम पर दिया जाता है। कब से दिया जाता है? तो यह जो है कब से दिया जाता है? 1901 ईस्वी से। 1901 ईस्वी से दिया जाता है। ठीक है, इसमें क्वेश्चन पूछता है कि नोबेल पुरस्कार कितने क्षेत्रों में दिया जाता है? तो इस नोबेल पुरस्कार जो है, यह नोबेल पुरस्कार 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। कितने क्षेत्रों में? 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। अगर बात करें नोबेल पुरस्कार अर्थशास्त्र के क्षेत्र में कब से दिया जाता है? तो अर्थशास्त्र के क्षेत्र में 1969 से। अर्थशास्त्र में के क्षेत्र में कब से दिया जा रहा है? तो 1969 से, 1969 ईस्वी से दिया जा रहा है। तो इतना सारे बातें आपको याद रखना है। ठीक है, आगे बढ़ें। अगला क्वेश्चन है तलचर कोयले की खान कहाँ पर स्थित है? तलचर कोयले की खानें कहाँ पर स्थित है? बिहार में है कि झारखंड में कि उड़ीसा में कि छत्तीसगढ़ में? बताइए, तलचर कोयले की खान कहाँ पर स्थित है? तो ये जो है तलचर आपको उड़ीसा में है। तलचर कहाँ है? उड़ीसा में। तलचर में अगर बात करें तो इस तलचर में जो है तलचर में भारी पानी का संयंत्र भी है। भारी पानी संयंत्र मतलब मशीन भी है। भारी पानी का मतलब क्या हुआ? तो भारी पानी है ना, D2O कहते हैं, D2O। और इसकी जो खोज किया था वासवन ने किया था। इसकी खोज किसने किया था? वासवन ने। इसकी खोज वासवन ने। तो तलचर में कोयले के अलावा और क्या है? तो भारी पानी भी संयंत्र भी है। ठीक है,
कोयले के उत्पादन के बारे में अगर देखा जाए तो कौन सी घाटी में मिलती है कोयले की उत्पादन के लिए? तो कोयले की उत्पादन के लिए, कोयले की उत्पादन हेतु दामोदर घाटी, दामोदर घाटी क्या है तो प्रसिद्ध है। दामोदर घाटी क्या है? प्रसिद्ध है। अगर पूछ दे क्वेश्चन की कोयला घाटी, कोयला के लिए कौन सी घाटी प्रसिद्ध है तो दामोदर घाटी है। ठीक है। और भारत में अगर ऊर्जा का मुख्य स्रोत पूछे क्या हो जाएगा? तो भारत में ऊर्जा का मुख्य स्रोत, ये सब क्वेश्चन पूछता है। भारत में ऊर्जा का मुख्य स्रोत, मुख्य स्रोत अगर पूछे तो क्या हो जाएगा? तापीय ऊर्जा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तापीय, तापीय ऊर्जा, तापीय ऊर्जा हो जाएगा। क्या हो जाएगा जी? तापीय ऊर्जा हो जाएगा। भारत में जो ऊर्जा का मुख्य स्रोत है वह तापीय ऊर्जा है। कोयला की अगर बात करें किस चट्टानों से निकलता है तो कोयला, कोयला की अगर हम बात करें तो कोयला आपको, कोयला की अगर बात करें तो कोयला परतदार चट्टानों से निकलती है। कोयला किस चट्टानों से निकलती है? तो परतदारों चट्टानों से निकलती है। और सबसे ज्यादा जो कोयला हमारा भारत में है कौन किस्म के है? तो बिटुमिनस पाया जाता है। सबसे ज्यादा कोयला, सबसे ज्यादा कोयला की अगर बात करें, सर्वाधिक कोयला की अगर बात करें तो सर्वाधिक कोयला जो हमारा भारत में है, सर्वाधिक कोयला भारत में, तो कोयला जो है, कोयला के कौन सा किस्म है? तो भारत में जो बिटुमिनस कोयला, बिटुमिनस कोयला है, बिटुमिनस कोयला पाया जाता है। कौन सा है? कोयला पाया जाता है। तो कह रहा तलचर कोयले की खान कहां पर स्थित है? उड़ीसा में है। तलचर में और क्या है? तो भारी पानी संयंत्र भी है। भारी पानी मतलब डीटीओ, डीटीओ की खोज किसने किया? वासवन ने किया था। कोयले के उत्पादन हेतु कौन सी घाटी प्रसिद्ध है? तो दामोदर की घाटी प्रसिद्ध है। भारत में ऊर्जा का मुख्य स्रोत कौन सी है? तो तापीय ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। कोयला परतदार चट्टानों से निकाला जाता है। कोयला कौन सी चट्टानों से? परतदार चट्टानों से। सर्वाधिक कोयला की बात करें तो भारत में कौन सी कोयला है? तो ये बिटुमिनस कोयला है। सर्वाधिक कौन सी है? बिटुमिनस कोयला। ठीक है। तो क्लास कैसे लग रही है जरूर बताइएगा आप लोग कमेंट में। अगला क्वेश्चन करा बेरोजगारी व मुद्रास्फीति की संयुक्त घटक क्या कहलाती है? करा बेरोजगारी, बेरोजगारी भी है और मुद्रास्फीति भी है। तो बेरोजगारी और मुद्रास्फीति को जो संयुक्त मतलब दोनों को मिलाने हैं तो क्या कहलाती है? मुद्रा संकुचन, विस्फीति, स्टैगफ्लेशन, एस्क्यूलेशन। बताइए क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको स्टैगफ्लेशन। क्या होगा जी? स्टैगफ्लेशन, स्टैगफ्लेशन। जब मुद्रास्फीति की स्थिति आती है तो मुद्रास्फीति के साथ स्थिति में मंदी की स्थिति आ जाती है। मुद्रास्फीति में मुद्रा का मूल्य क्या हो जाता है? बताइए। तो मुद्रास्फीति की स्थिति में मंदी की भी स्थिति आ जाती है। क्या आ जाती है? मंदी की स्थिति आ जाती है। तो इसका प्यारा सा आंसर हो जाएगा स्टैगफ्लेशन। अगला क्वेश्चन चलते हैं। करंट टाइफाइड फैलता है, करंट टाइफाइड कैसे फैलता है? छूने से या हवा से, वायु से, कीट रोगवाही है या पानी, खाद्य, दूषित पदार्थों से? तो बताइए टाइफाइड जिसको मियादी बुखार कहते हैं, आंत्र ज्वर कहते हैं, आंत्र ज्वर, तो टाइफाइड फैलता है किससे? तो पानी, खाद्य दूषित पीने से। पानी या तो फिर खाने वाला चीज अगर दूषित आप सेवन कर रहे हैं तो आपको टाइफाइड होने की पूरी पूरी क्या है? संभावना है। क्या है? संभावना है। तो टाइफाइड किससे फैलता है? पानी, खाद्य एवं दूषित पदार्थों से। अब बात आती है कि टाइफाइड जो है किसके कारण होता है? जीवाणु की, विषाणु। तो टाइफाइड किसके कारण होता है? टाइफाइड, टाइफाइड जो है, टाइफाइड साल्मोनेला, साल्मोनेला नामक जीवाणु से होता है, जीवाणु से होता है। अगर पूछ दे कि टाइफाइड जो है कौन सी नामक जीवाणु से होता है तो साल्मोनेला, कौन सी? साल्मोनेला नामक टाइफाइड से हो, सॉरी साल्मोनेला टाइफी नामक जीवाणु से होता है। ठीक है। अगर टाइफाइड हो गया है तो उनको एक औषधि लेना चाहिए जिसका नाम है क्लोरोमाइसिटिन। टाइफाइड, टाइफाइड रोगियों को क्लोरोमाइसिटिन
क्लोरोमाइसिटिन, माइसिटिन, क्लोरोमाइसिटिन औषधि लेना चाहिए, औषधि दवाई, औषधि लेना चाहिए, लेना चाहिए। ठीक है, तो इसको आप लोग याद रखिएगा। टाइफाइड अगर हो जाएगा तो कौन सी दवा लेना है? क्लोरोमाइसिटिन, क्लोरोमाइसिटिन। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि राज्य पृथ्वी पर ईश्वर का अवतार है। राज्य जो हमारा राज्य है, स्टेट, तो कह रहा राज्य पृथ्वी पर ईश्वर का अवतार है, यह विचार किसका है? यह विचार किस व्यक्ति ने दिया था? हेगेल ने, अरस्तु ने, प्लेटो ने, ग्रीन ने? बताइए, तो किसने दिया था कि राज्य पृथ्वी पर, यहां पर कॉमा हो जाएगा, राज्य जो है पृथ्वी पर ईश्वर का अवतार है, ये विचार हेगेल ने दिया था। किसने दिया था? हेगेल, हेगेल, हेगेल। हेगेल जर्मनी का रहने वाला था, या कहां का रहने वाला था? तो जर्मनी का, जर्मनी का रहने वाला था। हेगेल कहां का था? जर्मनी का रहने वाला था। अगर बात किया जाए राज्य के बारे में, तो राज्य के मुख्य रूप से 4 तत्व होते हैं। राज्य के 4 तत्व होते हैं, यहां लिखते हैं, काफी इंपॉर्टेंट है। राज्य का 4 तत्व कौन कौन है? तो सबसे पहले तो भूमि होना चाहिए, भूमि होना चाहिए। दूसरी की बात करें तो जनसंख्या होना चाहिए, जनसंख्या होना चाहिए। दूसरी भूमि हो गया, जनसंख्या हो गया, सरकार हो जाएगी आपको, सरकार, और चौथा की बात करें तो संप्रभुता, संप्रभुता, संप्रभुता। तो याद रखिएगा इसको कि राज्य को 4 तत्व होते हैं, भूमि, जनसंख्या, सरकार और संप्रभुता। यहां से क्वेश्चन आते हैं कि बताइए निम्नलिखित में से भूमि का तत्व नहीं है, तो ये 3 को दे देगा, एगो नहीं देगा। तो बताइए, भूमि है, आप चारों याद रखना है, तब आसानी से छाट दीजिएगा, चाहे जैसे भी पूछे। भूमि हो जाएगा, जनसंख्या है, सरकार है, संप्रभुता है। भूमि, जनसंख्या, सरकार और संप्रभुता। ठीक है, अरस्तु की बात करें तो अरस्तु जो है यूनान के वैज्ञानिक था। अरस्तु कहाँ का था? तो यूनान का, यूनान के था, यूनान का। अरस्तु कहाँ के था? यूनान के थे। और अरस्तु के गुरु पूछता है कौन है? अरस्तु के गुरु तो प्लेटो थे। अरस्तु के गुरु कौन थे? इनके गुरु की अगर बात करें, अरस्तु के गुरु, अरस्तु के गुरु कौन है? तो प्लेटो है, प्लेटो, प्लेटो। अरस्तु के गुरु कौन है? तो प्लेटो है, या प्लेटो के शिष्य पूछे तो अरस्तु हो जाएंगे, प्लेटो के शिष्य अरस्तु हो जाएंगे। ठीक है, अगर पूछे प्लेटो के गुरु कौन थे, तो इनके गुरु अगर पूछे तो इनके गुरु जो है क्या हो जाएंगे? सुकरात हो जाएंगे, सुकरात। ठीक है, तो प्लेटो के गुरु सुकरात और अरस्तु के गुरु कौन हो जाएंगे? प्लेटो, अरस्तु के गुरु प्लेटो। ठीक है, अगला क्वेश्चन कर संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव को कब पेश किया गया था? देखिए, उद्देश्य प्रस्ताव को कब पेश किया गया था? बताइए, 9 दिसंबर 1946 को, 26 जनवरी 47, 13 दिसंबर 46, 15 अगस्त 1946 को। तो इसका जो प्यारा सा आंसर आपको कब? 13 दिसंबर 1946 को। हुआ ये था कि सबसे पहले उद्देश्य प्रस्ताव को, उद्देश्य प्रस्ताव को कब पेश किया गया था? तो 13 दिसंबर 1946 को, 13 दिसंबर 1946 को। इस उद्देश्य प्रस्ताव की बात करें तो किसने पेश किया था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। अगर बात करें इस उद्देश्य प्रस्ताव को लागू कब किया गया था पूर्ण रूपेण? तो लागू जो हुआ था, कब हुआ था लागू? 22 जनवरी 1947, है ना। 13 दिसंबर 1946 को तो पेश ही हुआ था, लेकिन लागू हो गया कब से? तो 22 जनवरी 1947 को, 22 जनवरी 1947 को उद्देश्य प्रस्ताव। उद्देश्य की अगर बात करें, भारतीय संविधान में प्रस्तावना कहिए, उद्देश्य कहिए, तो प्रस्तावना में उल्लिखित शब्द जो हम भारत के लोग से शुरू होता है। प्रस्तावना में जो वाक्य शुरू होता है, प्रस्तावना में वाक्य जो होता है, क्या होता है? हम भारत के लोग, है ना। अगर बात की जाए प्रस्तावना की,
तो प्रस्तावना में मात्र अभी तक एक बार संशोधन हुआ है, एक बार संशोधन हुआ है। कौन सा संशोधन हुआ था? तो 42 है ना, 42वें संविधान संशोधन कब हुआ था? 1976 में, जिसमें क्या जोड़ा गया प्रस्तावना में? तो समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता शब्द को संशोधन हुआ 1976 में, जिसमें समाजवादी धर्मनिरपेक्ष तथा अखंडता शब्द को जोड़ा गया। तो यहाँ से क्वेश्चन आता है, जोड़ा गया है। ठीक है, क्वेश्चन आता है कि बताइए समाजवादी को कईवें संविधान संशोधन के द्वारा प्रस्तावना में जोड़ा गया? तो 42 में कब हुआ था? 1976 में। पूछ दे कि धर्म समाजवादी हो गया, पूछ देगा आपको धर्मनिरपेक्ष शब्द को, अखंडता शब्द को, तो बारी बारी से पूछते रहता। तो तीनों को याद रखना है, कौन कौन है? समाजवादी है, धर्मनिरपेक्ष है, अखंडता शब्द को जो प्रस्तावना में ऐड किया गया था 42वें संविधान संशोधन के तहत। कब? तो 1976 ईस्वी में। ठीक है, आगे चले, अगला क्वेश्चन। अगला है, निम्न में से कौन सी एशियाई शेर के लिए प्रसिद्ध है? बताइए कौन सी एशियाई शेर के लिए प्रसिद्ध है? क्या साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान है, वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान, गिर राष्ट्रीय उद्यान या जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान? तो इसका जो प्यारा सेंसर हो जाएगा एशियाई शेर के लिए, वो है आपको गिर राष्ट्रीय उद्यान, है ना, गिर राष्ट्रीय उद्यान। इस गिर राष्ट्रीय उद्यान की अगर बात करें तो ये कहाँ है? आपको गुजरात में। गिर राष्ट्रीय उद्यान की अगर बात करें तो ये कहाँ है? आपको गुजरात में है, किसके लिए प्रसिद्ध है ये गिर राष्ट्रीय उद्यान? किसके लिए प्रसिद्ध है? तो एशियाई शेर के लिए। किसके लिए प्रसिद्ध है? एशियाई शेर के लिए। ठीक है, अगर बात करें इस वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान के लिए, तो वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान जो है, वाल्मीकि ये कहाँ है? तो पश्चिमी चंपारण में। चंपारण के कहाँ है? तो बेतिया में है। पश्चिमी चंपारण बेतिया में कौन सा है? तो वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान है। साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान की अगर बात करें तो ये केरल में है। साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? केरल में है। और जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो ये उत्तराखंड में है। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? उत्तराखंड में है। ठीक है, अगर पूछे कि गुजरात के कौन सा जिला में है? तो जूनागढ़ जिला। तो कभी पूछ दे क्वेश्चन हार्ड करने के दृष्टिकोण से, तो कौन सा जिला में हो जाएगा? जूनागढ़ जिला में। एशियाई शेर का वैज्ञानिक नाम अगर पूछे तो क्या होता है? पैंथेरा लियोपर्सिका। ये क्या है? तो ये आपको जो है, ये क्या है? तो ये जो है आपको एशियाई शेर का वैज्ञानिक नाम है। वैज्ञानिक नाम अगर पूछे एशियाई शेर का क्या है? तो पैंथेरा लियोपर्सिका ये एशियाई शेर के लिए वैज्ञानिक नाम है। अगला क्वेश्चन, कारण निम्न में से कौन अंतर्राज्यीय परिषद का गठन करता है? बताइए अंतर्राज्यीय परिषद का गठन कौन करता है? तो प्रधानमंत्री कार्यालय, संसद, राष्ट्रपति या नीति आयोग? तो इसके जो गठन करता है अंतर्राज्यीय परिषद का, तो इसको कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। जब आवश्यकता पड़ती है तो राष्ट्रपति महोदय इस अंतर्राज्यीय परिषद का गठन करता है। अंतर्राज्यीय परिषद के गठन की अगर बात करें, अंतर्राज्यीय परिषद के बारे में अगर बात करें तो इसके बारे में, है ना, ये जो अनुच्छेद है किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो ये अनुच्छेद की अगर बात करें तो 263 में, 263 होता है। इस अंतर्राज्यीय परिषद के जो अध्यक्ष होते हैं, इसके अध्यक्ष की अगर बात करें तो इसके अध्यक्ष जो होते हैं कौन होता है? प्रधानमंत्री होते हैं। और इसके सदस्य के बारे में अगर देखा जाए कि सदस्य इसका कौन होता है? तो सदस्य की अगर बात करें तो राज्यों के मुख्यमंत्री होते हैं,
और कौन होते हैं? तो संघशासित प्रदेश के संघ प्रदेश के प्रशासक होते हैं। कौन होते हैं? प्रशासक होते हैं। इस अंतर्राज्यीय परिषद के सदस्य होते हैं। ठीक है, इसका गठन की अगर बात करें, अंतर्राज्यीय परिषद का गठन कब हुआ था? तो 1990 में इसका गठन की अगर बात करें तो इसका गठन कब हुआ था? 1990 ईस्वी में। 1990 में इसका गठन हुआ था। एक पूछता है कि क्षेत्रीय परिषद के बारे में अगर देखते हैं तो ये तो हो गया आपको अंतर्राज्यीय परिषद। यहाँ लिखते हैं क्षेत्रीय परिषद। तो क्षेत्रीय परिषद की स्थापना जो हुआ था, क्षेत्रीय परिषद की स्थापना हुआ था 1956 में, 1956 ईस्वी में। और इसका जो अध्यक्ष होता है इस क्षेत्रीय परिषद के अध्यक्ष की बात करें तो अध्यक्ष कौन होता है? इसका अध्यक्ष होते हैं गृह मंत्री होते हैं। ठीक है, तो रिपीट करिएगा, अंतर्राज्यीय परिषद किस अनुच्छेद में है? 263। अध्यक्ष कौन होता है? पीएम। सदस्य कौन होता है? राज्यों के मुख्यमंत्री और संशासित प्रदेश के प्रशासक। इसका गठन कब हुआ था? 1990 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन, इसका क्या काम है अंतर्राज्यीय परिषद का? तो दो राज्यों के बीच में जो विवाद होता है उसका निपटारा करना है। कारण निम्न में से कौन सा रसायन वोटिंग स्याही का प्रयोग किए जाते हैं? देखते हैं, वोट देने के लिए जब जाते हैं तो नाखून को रंग दिया जाता है, तो उसमें कौन सा रसायन रहता है? सिल्वर नाइट्रेट, सिल्वर ब्रोमाइड, सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर सल्फेट। तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपको सिल्वर नाइट्रेट। क्या हो जाएगा? सिल्वर नाइट्रेट का प्रयोग किया जाता है, जिसका फॉर्मूला होता है AgNO3। क्या होता है? AgNO3 होता है। सिल्वर नाइट्रेट का फॉर्मूला क्या होता है? AgNO3। ठीक है, अगर बात करें सिल्वर नाइट्रेट की तो इसे जो है, इस सिल्वर नाइट्रेट की बात करें तो इसे लूनर कास्टिक भी कहते हैं। लूनर कास्टिक कहते हैं। लूनर कास्टिक किसको कहते हैं? तो सिल्वर नाइट्रेट को कहते हैं। ठीक है, अगर बात करें इस सिल्वर नाइट्रेट के तो इसका प्रयोग प्रयोगशाला में, कहा? प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में प्रयोग किया जाता है। अभिकर्मक के रूप में प्रयोग किया जाता है। किसका? तो सिल्वर नाइट्रेट का। ठीक है, अगर बात करें ठीक है, तो इसका प्रयोग किया जाता है। किसका? तो अभिकर्मक के रूप में सिल्वर नाइट्रेट का प्रयोग किया जाता है। सिल्वर क्लोराइड की अगर बात करें, इस सिल्वर क्लोराइड की, तो इस सिल्वर क्लोराइड को हॉर्न सिल्वर के नाम से जानते हैं। क्या जानते हैं? हॉर्न सिल्वर के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन चलते हैं। हड़प्पा नदी किस स्थल पर स्थित है? हड़प्पा नदी यह किस स्थल पर स्थित है? क्या सरस्वती पर है, सिंधु पर, ब्यास पर, रावी पर? तो हड़प्पा जो है किसके नदी के किनारे है? तो ये रावी है। किसके किनारे है? रावी नदी के किनारे। एक सिंधु घाटी स्थल है ना। हड़प्पा क्या है? हड़प्पा की अगर बात करें तो हड़प्पा कहाँ है? पाकिस्तान में। हड़प्पा कहाँ है? इस हड़प्पा की अगर बात करें, इस हड़प्पा की, तो हड़प्पा यह पाकिस्तान के मोंटगोमरी जिला में है। कहाँ है? तो पाकिस्तान के मोंटगोमरी जिला में क्या है? तो हड़प्पा है। हड़प्पा की खोज की बात करें तो इसकी खोज जो है, इसकी खोज की अगर बात करें तो दयाराम साहनी ने किया था। दयाराम साहनी ने, ठीक है, कब किया था? तो 1921 में। 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी के द्वारा सिंधु घाटी सभ्यता का ये जो हड़प्पा है, हड़प्पा जो है यह सिंधु घाटी सभ्यता का प्रथम स्थल है। प्रथम स्थल है। अगर पूछे कि सिंधु घाटी सभ्यता का प्रथम स्थल कौन है? तो हड़प्पा है। कौन है? हड़प्पा है। अगर बात करें सिंधु के
तो सिंधु मोहनजोदड़ो नदी के किनारे अवस्थित है। सिंधु किस नदी के किनारे है? तो ये मोहनजोदड़ो नदी के किनारे अवस्थित है। कौन? तो सिंधु कौन है? सिंधु है। और मोहनजोदड़ो कहाँ है? तो ये जो मोहनजोदड़ो है पाकिस्तान के कहाँ है? तो लारकाना जिला में। ठीक है, तो याद रखिएगा, मोहनजोदड़ो की बात करें तो पाकिस्तान के लारकाना जिला में है, और हड़प्पा की बात करें तब मोहनजोदड़ो के पाकिस्तान के मोंटगोमरी जिला में। कहाँ है? पाकिस्तान के मोंटगोमरी जिला में। अगला क्वेश्चन, हस्तांतरण मूल्य का संबंध किससे है? हस्तांतरण मूल्य का संबंध किससे है? तो हस्तांतरण मूल्य की अगर बात करें तो ये एक खाते से दूसरे खाते में पैसा का हस्तांतरण करने की प्रक्रिया को हस्तांतरण मूल्य कहते हैं। ठीक है, तो बैंक से संबंधित कुछ क्वेश्चन है, मैं यहाँ पर लिखता हूं। जैसे कि भारत में प्रथम बैंक कौन था? भारत में प्रथम बैंक की अगर बात करें तो कौन था? बैंक ऑफ हिंदुस्तान था। बैंक ऑफ हिंदुस्तान था। भारत में प्रथम बैंक की अगर बात करें तो बैंक ऑफ हिंदुस्तान है। इसकी स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना 1770 में हुआ था। कब हुआ था? 1770 ईस्वी में हुआ था। भारत में सबसे पुराना बैंक अगर पूछे, भारत में सबसे, ये तो प्रथम बैंक हो गया, लेकिन भारत में सबसे पुराना बैंक की अगर बात करें तो कौन सा बैंक हो जाएगा? इलाहाबाद बैंक। कौन है? इलाहाबाद बैंक है। ठीक है, कौन सा है? इलाहाबाद बैंक है, जिसको अभी जो विलय कर दिया गया है इंडियन बैंक में। बैंक है जिसे इंडियन बैंक में क्या कर दिया? तो विलय कर दिया गया। किसको? तो ये इलाहाबाद बैंक के, जो कि भारत की सबसे क्या है? पुराना बैंक है। ठीक है, अगर पूछे कि भारत का पूर्ण स्वामित्व वाला बैंक, पूर्ण स्वामित्व मतलब पूर्ण मालिक वाला, तो भारत का पूर्ण स्वामित्व वाला बैंक अगर पूछे, भारत का पूर्ण स्वामित्व वाला बैंक अगर पूछे तो कौन हो जाएगा? आपको पंजाब नेशनल बैंक हो जाएगा। पीएनबी हो जाएगा। कौन हो जाएगा? पीएनबी। ठीक है, और भारत का सर्वप्रथम व्यावसायिक बैंक पूछे, भारत का सर्वप्रथम व्यावसायिक बैंक व्यावसायिक बैंक, सब ये सब क्वेश्चन है ना। व्यावसायिक बैंक अगर पूछे तो कौन है? अवध व्यावसायिक बैंक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अवध व्यावसायिक बैंक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अवध व्यावसायिक बैंक। अगला क्वेश्चन, प्यूनिक युद्ध लड़े गए थे, बताइए। प्यूनिक युद्ध लड़े गए थे किसके बीच में? रोम और मैसेडोनिया, रोम और कार्थेज के बीच, रोम और मिस्र के बीच, रोम और असीरिया के बीच में। तो बताइए प्यूनिक युद्ध किसके बीच में लड़ा गया था? तो ये रोम और कार्थेज के बीच में। टोटल 3 गो प्यूनिक युद्ध हुआ था। टोटल कितना हुआ था? 3 प्यूनिक हुआ था, और प्यूनिक के तीनों युद्ध में रोम ने कार्थेज को हरा दिया था। रोम ने कार्थेज को कुल की अगर बात करें तो कुल तीन प्यूनिक युद्ध हुआ था। ठीक है, कितना हुआ था? 3, जिसमें क्या हुआ? तो यह तीनों युद्ध में क्या हुआ? तो रोम ने कार्थेज को क्या कर दिया था? तो हरा दिया था। याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, करा कि मिनी माता रोग के सेवन से होता है। मिनी माता रोग जो होता है किसके सेवन से होता है? तो बताइए, लेड है, मरकरी है, कैडमियम है, जिंक है। तो
ये जो मिनीमाता रोग है किसके से, तो पारा से, है ना, पारा जिसको मरकरी कहते हैं, क्या कहते हैं, मरकरी या पारा कहलाता है। अगर बात करें पारा की, तो पारा को क्या कहते हैं, क्यूक सिल्वर, क्यूक सिल्वर भी कहते हैं, क्यूक सिल्वर कहते हैं। पारा को क्या कहते हैं, क्यूक सिल्वर के नाम से जाना जाता है, ठीक है। और अगर बात करें कैडमियम से, तो कैडमियम से इटाई रोग होता है, इटाई रोग होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन चलते हैं। करा इनमें से कौन सा राज्य कर्क रेखा के सबसे उत्तर में है। कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को कर्क रेखा कहते हैं, क्या कहते हैं, 23.5 डिग्री उत्तरी, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को, उत्तरी अक्षांश को क्या कहते हैं, उत्तरी अक्षांश को कर्क रेखा कहते हैं, कर्क रेखा कहते हैं 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को। अगर बात करें 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को, 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को, तो क्या कहलाता है, ये कहलाता है आपको मकर रेखा, क्या कहलाता है, ये हो गया कर्क रेखा, ये हो जाएगा मकर रेखा हो जाएगा। तो यही कह रहा है कि बताइए कि कौन सा राज्य कर्क रेखा के सबसे उत्तर में है, कौन सा राज्य, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मणिपुर, मिजोरम। तो कर्क रेखा के सबसे जो उत्तर में है वो कौन है, आपको मणिपुर है, कौन है, मणिपुर। अगर बात करें कर्क रेखा के, तो भारत से कर्क रेखा, हमारे भारत से कर्क रेखा जो है भारत के 8 राज्यों से, कितना से, 8 राज्यों से गुजरती है, 8 राज्यों से गुजरती है, कितने राज्यों से, तो 8 राज्यों से गुजरती है। बात करें कौन कौन से, तो पहला की अगर बात करें तो मिजोरम हो जाएगा, त्रिपुरा हो जाएगा, राजस्थान हो जाएगा, है ना, मित्र पर तो पश्चिम बंगाल हो जाएगा, पश्चिम बंगाल मित्र पर गमछा झार। अगर बात करें 3 4 5 में आ जाएगा गुजरात आ जाएगा, मध्य प्रदेश हो जाएगा, मध्य प्रदेश हो जाएगा, कितना में, 5 1 6 नंबर पर, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 मित्र पर गम छा, छत्तीसगढ़ हो जाएगा, छत्तीसगढ़। और अगर बात करें 8वां नंबर में, तो आपको झारखंड हो जाएगा, क्या हो जाएगा, झारखंड, ठीक है। तो ये 8 राज्यों जो है हमारा किससे गुजरता है, कर्क रेखा से, इससे क्वेश्चन आते रहता है। अगला क्वेश्चन, करा निम्न में से कौन सा राज्य कर्क रेखा से नहीं गुजरती है। देखिए आइए गया, अभी नहीं बताएं जी, तो कौन सा है, गुजरात तो है था, राजस्थान था, झारखंड था, उड़ीसा नहीं था, तो ये जो है आपको आंसर सही हो जाएगा, ठीक है। कौन सा राज्य नहीं गुजरता है, तो उड़ीसा नहीं गुजरता है। अगला क्वेश्चन, करा भास्कर की लीलावती किस विषय का मानक मूल पाठक है। भास्कर की जो लीलावती है, भास्कराचार्य, भास्कर की लीलावती किस विषय का मानक मूल पाठक है, तो क्या गणित का है, शल्य विज्ञान का है, काव्य शास्त्र का, भाषा विज्ञान का, तो किसका है, ये जो है आपका आंसर हो जाएगा गणित का, किसका हो जाएगा, गणित का। अगर बात करें भास्कराचार्य का, भास्कर या भास्कराचार्य, तो भास्कराचार्य के पुत्री का नाम था लीलावती, भास्कराचार्य के पुत्री का नाम, भास्कराचार्य का पुत्री का नाम जो है क्या था, का नाम तो लीलावती था, लीलावती। इसी लीलावती के, है ना, इसी लीलावती के लिए भास्कराचार्य ने एक प्रसिद्ध गणितज्ञ, इन्होंने लीलावती के नाम से गणित की एक प्रसिद्ध पुस्तक लिखी थी, ठीक है। अगर भास्कराचार्य की बात करें, भास्कराचार्य की, तो भास्कराचार्य एक गणितज्ञ थे, क्या थे, गणितज्ञ थे, ठीक है। और भास्कराचार्य ने अपनी पुत्री के लिए, भास्कराचार्य ने अपनी पुत्री के लिए, अपनी पुत्री क्या नाम क्या था, लीलावती के लिए
क्या लिखा था? तो गणित की एक प्रसिद्ध पुस्तक लिखा था। गणित की एक पुस्तक, लीलावती के लिए गणित पर एक पुस्तक, गणित पर एक पुस्तक जिसका नाम क्या था? लीलावती था। तो यही लीलावती कह रहा है किस विषय का मानक मूल पाठक है? तो गणित का। किसका है? गणित का। अगला क्वेश्चन, कर वह देश जो रेशम के उत्पादन में सबसे बड़ा उत्पादक है, बताइए। रेशम के उत्पादन में सबसे बड़ा, तो क्या भारत है, चीन है, ब्राजील है, जापान है? देश में बताना है। तो वह देश जो रेशम के उत्पादन में है तो वो चीन है। कौन है? चीन है। अगर बात करें रेशम के उत्पादन में, रेशम के उत्पादन में तथा निर्यातक में जो अग्रणी है, निर्यातक में अग्रणी की अगर बात करें तो कौन है? अग्रणी भी कौन है? तो चीन है। कौन है? चीन है। तो निर्यातक में भी और उत्पादक में भी, दोनों में भी कौन है? चीन है। किसके? तो रेशम के उत्पादन में। ठीक है, रेशम के उत्पादन में। अगर बात करें रेशम की उत्पत्ति कैसी होती है, रेशम की उत्पत्ति, तो रेशम का शहतूत के वृक्ष पर पलने से होता है। रेशम का उत्पादन जो होता है, रेशम का उत्पादन शहतूत के पत्ते पर। कहाँ होती है? शहतूत के पत्ते पर होता है। शहतूत के पत्ते पर इसलिए होता है क्योंकि रेशम जो है क्या करता है? तो शहतूत के पत्ते को क्या करता है? उसको खाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, करा निम्न में से कौन सा एक रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है? रासायनिक परिवर्तन, तो रासायनिक परिवर्तन किसको कहते हैं? वैसा परिवर्तन जो एक बार परिवर्तन हो गया तो दोबारा नहीं आएगा, दोबारा अपने मूल अवस्था में नहीं आएगा, उसको रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। लेकिन भौतिक परिवर्तन, वैसी परिवर्तन जो परिवर्तन होने के बाद अपने मूल अवस्था में आ जाती है, उसको भौतिक परिवर्तन कहते हैं। तो बताइए कौन सा रासायनिक परिवर्तन है? क्या कागज को जला करके फिर कागज बना सकते हैं? बिल्कुल नहीं। तो यही तो है रासायनिक परिवर्तन। ठीक है, और नर्म लोहा का चुंबकित होना, ये भौतिक कर सकते हैं। जल में शक्कर का घुलना, फिर से शक्कर बना सकते हैं। जल में बर्फ के घनों का बनना, फिर से बर्फ बना सकते हैं। तो ये हो गया तीनों आपको भौतिक परिवर्तन, जबकि ए नंबर अब क्या? कागज का जलना क्या होगा? रासायनिक परिवर्तन। अगला क्वेश्चन, भारत में निम्न में से कौन सा क्षेत्र जैव विविधता का तप्त स्थल है? भारत में जैव विविधता मतलब ढेर सारा विविध जो है चीजें पाई जाती है। तो क्या सुंदरवन है, या पश्चिमी घाट है, पूर्वी घाट है, गंगा के मैदान है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपको पश्चिमी घाट। क्या हो जाएगा? पश्चिमी घाट जो है भारत में किसके लिए प्रसिद्ध है? तो जैव विविधता के लिए। किसके लिए है? जैव विविधता के लिए। ठीक है, भारत में कुल अगर देखा जाए तो 18 गो जैव मंडलीय आरक्षित क्षेत्र है। भारत में कुल 18 जैव मंडलीय आरक्षित क्षेत्र है। कितना क्षेत्र है? आरक्षित क्षेत्र है। तो टोटल 18 है। टोटल कितना है? 18 है। विश्व में सर्वाधिक अगर बात किया जाए जैव विविधता कहाँ पाया जाता है? तो विश्व में सर्वाधिक जैव विविधता की अगर बात करें तो कौन सा देश में पाया जाता है? ब्राजील में सबसे ज्यादा जैव विविधता ब्राजील में। ठीक है, अगला क्वेश्चन चलते हैं। करा किस रक्त वर्ग को व्यक्ति को सर्वदाता कहते हैं? सर्वदाता है ना, सर्वदाता दे दीजिए सबको। तो करा किस रक्त को व्यक्ति को सर्वदाता, तो सर्वदाता किसको कहेंगे? सर्वदाता? ओ को। किसको? ओ को। सर्वदाता मतलब सबको दे दीजिए। ठीक है, सर्वदाता ओ को। अगर ए बी की बात करें तो ये जो है सर्वग्राही है, सबसे ले सकता है। सर्वग्राही दाता कौन है? तो ये ए बी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, करण नौजवान भारत सभा की स्थापना किसने किया था? बताइए, नौजवान भारत सभा की स्थापना किसने किया था? हरदयाल सिंह ने, चित्तरंजन दास, सुभाष चंद्र बोस या भगत सिंह ने? तो नौजवान भारत सभा की स्थापना ये किया गया था आपको भगत सिंह के द्वारा। कब किया गया था? तो 1926 में, 1926 ईस्वी में। ठीक है, अगला क्वेश्चन,
करा कश्मीर का अकबर के नाम से जाना जाता है? सुल्तान शमसुद्दीन शाह, कुतुबुद्दीन ऐबक, सुल्तान सिकंदर, जैनुल आबेदीन को। बताइए कश्मीर का अकबर। तो कश्मीर का अकबर की अगर बात करें तो किसको कहते हैं? जैनुल आबेदीन को। कश्मीर के अकबर जैनुल आबेदीन को। कश्मीर का अकबर किसे कहते हैं? जैनुल आबेदीन को। ठीक है। अगर बात करें राजतरंगिणी के और महाभारत के फारसी में जो अनुवाद किया था वो यही किए थे जैनुल आबेदीन ने। कौन? जैनुल आबेदीन ने राजतरंगिणी और महाभारत का। राजतरंगिणी एंड महाभारत का फारसी में अनुवाद की अगर बात करें तो किसने किया था? तो ये किए थे आपको, किसने किए थे बताइए? तो ये किए थे आपको जैनुल आबेदीन ने। अगला क्वेश्चन, कर ताजिकिस्तान की राजधानी कहाँ है? दुशानबे। ताजिकिस्तान की राजधानी दुशानबे। कीव की बात करें तो यूक्रेन की राजधानी है। यूक्रेन की राजधानी कीव है। यूक्रेन की राजधानी कीव है। यूक्रेन की राजधानी कीव है। ठीक है। अगला क्वेश्चन चलते हैं। करा भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद पहली बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी? महापरिनिर्वाण मतलब इनकी मृत्यु हो गई थी। तो महापरिनिर्वाण की घटना क्या कहलाती है? मृत्यु होना। बुद्ध की मृत्यु, महापरिनिर्वाण। तो कहाँ हुई थी बताइए? कहाँ हुई थी? तो राजगीर में। कहाँ हुआ था? राजगीर में। भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद पहली बौद्ध संगीति जो हुआ था राजगीर में हुआ था। और इनकी जो महापरिनिर्वाण हुआ था, महापरिनिर्वाण 483 बीसी में हुआ था। 483 बीसी में कहाँ हुआ था? तो कुशीनगर में। कुशीनगर कहाँ पड़ता है? यूपी में। अगला क्वेश्चन, करा मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए कौन सी पौधा का प्रयोग किया था? बताइए। मेंडल ने, जिनको अनुवांशिकता के पिता कहा जाता है, तो मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए कौन सी पौधे का प्रयोग किया था? चना के पौधा, मटर के पौधा, बादाम के पौधा, इनमें से कोई नहीं। तो ये मटर का पौधा था। क्या कौन था? मटर के पौधा का प्रयोग किया था। अनुवांशिकता की जानकारी की अगर बात करें तो ग्रेगर जोहान मंडल ने दिया था। अनुवांशिकता की जानकारी किसने दिया था? अनुवांशिकता की जानकारी की अगर बात करें तो किसने दिया था? ग्रेगर जोहान मंडल ने। किसने दिया था? ग्रेगर जोहान मंडल ने अनुवांशिकता की क्या दिया था? जानकारी दिया था। अनुवांशिकता शब्द अगर पूछे कि अनुवांशिकता शब्द किसने दिया था, तो अनुवांशिकता शब्द जो है, ये जो शब्द है, ये शब्द, तो शब्द की अगर बात करें तो विलियम वाटसन ने दिया था। किसने दिया था? विलियम वाटसन ने दिया था। अनुवांशिकता शब्द किसने दिया था? विलियम वाटसन ने। और गुणसूत्र का नामकरण अगर पूछे किसने किया था, तो गुणसूत्र का नामकरण आपको वाल्डेयर ने किया था। गुणसूत्र का नामकरण की अगर बात करें तो ये किसने दिया था? वाल्डेयर ने। ठीक है। अगला क्वेश्चन, करण लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसको देगा? उपाध्यक्ष, उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री। बताइए। लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसको देगा? तो उपाध्यक्ष को देगा। किसको देगा? उपाध्यक्ष को। लोकसभा अध्यक्ष उपाध्यक्ष को और उपाध्यक्ष अध्यक्ष को देगा। अध्यक्ष उपाध्यक्ष को और उपाध्यक्ष अध्यक्ष को। ठीक है। तो ये जो है आपको त्यागपत्र से संबंधित था। लोकसभा की अगर बात करें तो लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव जो है, लोकसभा जो अध्यक्ष का चुनाव है किसके द्वारा किया जाता है? लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव जो है लोकसभा के सदस्यों द्वारा किया जाता है। सदस्यों द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा? सदस्यों द्वारा किया जाता है। ठीक है। अगर लोकसभा अध्यक्ष को हटाना है तो इनको 14 दिन पहले जो है सूचना देना पड़ेगा।
इनको हटाने की जो प्रक्रिया है, हटाने की प्रक्रिया जैसे राष्ट्रपति महोदय को हटाया जाता है, हटाने की प्रक्रिया में 14 दिन पूर्व है ना सूचना देना है किसको हटाने के लिए, तो लोकसभा के स्पीकर को, है ना। लोकसभा स्पीकर अभी कौन है, ओम बिरला है। कौन है, ओम बिरला है। और इनकी अगर वेतन की बात करें, लोकसभा अध्यक्ष या उपाध्यक्ष की अगर बात करें, तो उपाध्यक्ष का वेतन की अगर बात करें तो इनका वेतन कैसे मिलता है, संचित निधि से। कैसे, संचित निधि से मिलता है। ठीक है, आगे चले, अगला क्वेश्चन कह रहा विश्व का सबसे बड़ा बौद्ध मंदिर कहाँ है, भारत में, इंडोनेशिया में, जापान में, चीन में, बताइए कहाँ है। तो ये जो है आपको कहाँ है, इंडोनेशिया में। विश्व का सबसे बड़ा बौद्ध मंदिर कहाँ है, इंडोनेशिया में, है ना। इंडोनेशिया में कहाँ है, तो इंडोनेशिया के जावा द्वीप पर। इंडोनेशिया के जावा द्वीप पर क्या, तो बौद्ध मंदिर। कौन है, बौद्ध मंदिर। और ये विश्व के सबसे बड़ा मंदिर के रूप में जाना जाता है। अगला क्वेश्चन कह रहा अम्लीय वर्षा हेतु कौन सी गैस जिम्मेवार है, अमोनिया है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, सल्फर डाइऑक्साइड है, मीथेन है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा अम्लीय वर्षा के लिए ये सल्फर डाइऑक्साइड है। सल्फर डाइऑक्साइड का प्रयोग अम्लीय वर्षा के लिए किया जाता है। एक्चुअल में अम्लीय वर्षा में दो गैस होती है, एक तो हो गया सल्फर डाइऑक्साइड और दूसरा होता है नाइट्रस ऑक्साइड। यहीं पर लिखते हैं एंड करके N2O। तो नाइट्रस ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड किसके लिए उत्तरदायी है, तो अम्लीय वर्षा के लिए उत्तरदायी है। ठीक है, किसके लिए, अम्लीय वर्षा के लिए। अगला क्वेश्चन, अब ये करंट का सीरीज आ चुका है, तो आप लोग ध्यान लगा के बने रहिए वीडियो में, करंट अफेयर्स बहुत ही जरूरी है। अगला क्वेश्चन करा इंडिया ग्रांड प्रिक्स 4 2023 में भाला फेंक स्पर्धा हुआ था, उसमें स्वर्ण पदक किसने जीता है, तो बिहार के एक महिला थी जिसने स्वर्ण पदक जीता है, हासिल किया है। तो कौन थी, इसका जो नाम है अंजनी कुमारी थी। क्या नाम था, अंजनी कुमारी। ये किस जिला से बिलोंग करती है, तो ये जो है आपको जमुई से। कहां से, जमुई से। ठीक है, तो इसको बिहार के तर्ज पर याद रखना बहुत ही जरूरी है। कर हाल ही में बिहार के किस राज्य में आओ खेलो शह गैर आवासीय प्रशिक्षण योजना की शुरुआत हुआ है। हाल ही में देखे होंगे कि बिहार के जो मुख्यमंत्री महोदय हैं उनके द्वारा खेल के क्षेत्र में जो है काफी खेल के क्षेत्र में काफी बढ़ावा देने के लिए जो है ये सब काम किया गया है। तो खेलो सह गैर आवासीय प्रशिक्षण योजना की शुरुआत कब हुआ है, कब नहीं, कहाँ हुआ है ना, कहाँ हुई है, तो ये बिहार में हुआ है। कहाँ हुआ है, बिहार में। ये चर्चा है कि बिहार के जितने भी जिले हैं उसमें जो है आउटडोर स्टेडियम का जो है निर्माण किया जाएगा और उसमें जो है 14 खेलों में प्रशिक्षण दिया जाएगा, 14 खेलों में। ठीक है, अगला क्वेश्चन कर हाल ही में किस राज्य में सबसे लंबा एक्स्ट्रा डोज केबल पुल का निर्माण किया जा रहा है, तो बिहार में एक्स्ट्रा डोज केबल पुल का निर्माण। अगला क्वेश्चन कर हाल ही में बिहार के किस जिला के सुगंधित मरचा चावल का जीआई टैग मिला है, तो किसका, पटना का, लखीसराय, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण। तो ये जो मिला है किस जिला को, तो पश्चिमी चंपारण को। पश्चिमी चंपारण को क्या कहते हैं, तो बेतिया कहलाता है, बेतिया कहलाता है। पश्चिमी चंपारण बेतिया कहलाता है, जबकि पूर्वी चंपारण मोतिहारी कहलाता है। ठीक है, तो मरचा चावल का जीआई टैग जो मिला है, जीआई का मतलब होता है ज्योग्राफिकल इंडिकेशन। ये जो जीआई टैग है 10 वर्षों के लिए दिया जाता है। अगला क्वेश्चन कर रा है ना, रा रिसर्च एंड एनालिसिस विंग के चीफ कौन है, रा के चीफ कौन है, तो रा के चीफ है रवि सिन्हा। रा के चीफ कौन है, रवि सिन्हा। रा के चीफ रवि सिन्हा। अगर बात करें दिनकर गुप्ता के, तो दिनकर गुप्ता जो एनआईए के चीफ हैं, ये किसका चीफ है,
NIA, NI चीफ, NI चीफ है। अगर बात करें शक्तिकांत दास के तो ये RBI गवर्नर है, RBI गवर्नर है, RBI गवर्नर है। अगर बात करें तपन डेका की तो तपन डेका क्या है, तो IB के चीफ हैं, IB के चीफ, IB चीफ है ना, IB चीफ। अगला क्वेश्चन, क्या प्रधानमंत्री मोदी जी ने यूरिया गोल्ड नामक यूरिया को लॉन्च किया है, यूरिया गोल्ड नामक यूरिया को लॉन्च किया है, उस पर किस रसायन का लेप है, बताइए उसमें कौन सी रसायन का जो है बढ़ावा मिला है, आयरन का, जिंक का, कैल्शियम का, सल्फर का, बताइए किसका मिला है, तो ये जो मिला है आपको सल्फर का। ये क्या करेगा, तो मिट्टी में जो सल्फर की कमी है उसको दूर करेगा, जिसका नाम क्या है, यूरिया गोल्ड, यूरिया गोल्ड। अगला क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने कुंवारों और विधुर के लिए पेंशन योजना शुरू किया है, बताइए कौन सा राज्य है जो कुंवारों के लिए है ना क्या देगा, तो पेंशन देगा, जो उसका शादी ब्याह नहीं हुआ है, कुंवारों के लिए पेंशन। तो क्या बिहार सरकार, यूपी सरकार, उत्तराखंड, हरियाणा, तो ये जो शुभ काम किया है किसने किया है, तो हरियाणा के लिए, किसके लिए, हरियाणा के लिए जो है किया गया है। मतलब एक तरह से जो है जो कुंवारा है, विधुर है, जिसका कोई नहीं है, तो उसको लिए हरियाणा सरकार ने 2750 रुपया प्रति महीना की दर से देने का ऐलान किया है, वो भी कम 40 वर्ष की उम्र से, कब से 40 से 60 वर्ष की उम्र के बीच में उसको 2750 रुपया दिया जाएगा, और जब 60 वर्ष हो जाएगा तो वृद्धा पेंशन में चला जाएगा। अगला क्वेश्चन, अगला है, किस ITI का कैंपस आबू धाबी में खोलने के लिए भारत और UAE के बीच हस्ताक्षर हुआ है, बताइए किस ITI कंपनी, IIT का कैंपस आबू धाबी में खोलने के लिए भारत और UAE के बीच में हस्ताक्षर हुआ है, तो कौन से IT है, तो ये हो जाएगा आपको IIT दिल्ली, IIT दिल्ली, IIT दिल्ली से ये समझौता हुआ है। अगला क्वेश्चन, अगला कह रहा है कि भारत की पहली अंतरराष्ट्रीय क्रूज जलपोत सेवा किस देश के बीच जून 2023 में शुरू हुई थी, भारत की पहली अंतरराष्ट्रीय क्रूज जलपोत सेवा, तो ये हुआ था भारत और श्रीलंका के बीच में। अगला क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने मोघरा योजना की शुरुआत किया है, मोघरा योजना की शुभारंभ किया है, मोघरा, तो मोघरा योजना की जो शुरुआत किया है ये पंजाब, उड़ीसा, बिहार, मध्य प्रदेश, बताइए किसने किया है, तो ये शुभ काम किया है उड़ीसा ने, उड़ीसा ने। मोघरा योजना में क्या होगा, तो मट्टी का जकर जकर घर है उसको जो है नव निर्माण करके पक्का किया जाएगा, किसके अंतर्गत, तो मोघरा योजना के अंतर्गत, जो कि किस राज्य के द्वारा, तो उड़ीसा के द्वारा यह चलाया गया योजना है। ठीक है, तो आज का क्लास यहीं तक था, कल फिर मिलते हैं आपको एक नए वीडियो में लेकर के, तो आप लोग को क्लास कैसा लग रहा है जरूर बताइएगा, और अच्छा लग रहा है तो जरूर एक बार शेयर कीजिए, नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, और अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिए। ठीक है, धन्यवाद।